जो हो गया विद्यार्थीगण वो प्रतिरोधकता हो गया। एक अणु का जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है एक अणु के द्वारा उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जो ऐसे ऐसे जो नहीं होता है एलईडी लाइटें सब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। अगर एक खराब हुआ ना तो अगला बंद हो जाता है। जैसे हीटर का बात करिए, विद्युत धारा आप विद्युत प्लग, हीटर का प्लग आप सॉकेट में दिए, प्लग में स्विच ऑन किए, विद्युत धारा आएगा, विद्युत धारा आई आएगा, उसमें तार में प्रतिरोध होगा, कितना समय के लिए आप जलाएं, उसके बाद ये ऊष्मा में उत्पन्न होगा जो एच से सूचित करते हैं, एच से। प्रतिरोधकता का अगर बात आएगा तो ओम मीटर, प्रतिरोधकता का बात आएगा तो ओम मीटर, और ये हो गया केवल प्रतिरोध का, ये केवल हो गया ओम जो हो गया केवल प्रतिरोध का हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है और 4 देखिए हमारे पास ऑप्शन बना के रखे हैं, 4 हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन का एक आंसर है वो 4 है यहाँ पर। लेकिन अब कितना आंसर होगा और कितना कौन सा सही होगा देखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2018, ये 17 तारीख को पूछा 2018 में, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। जब ग्रुप डी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है देखिए, तो और सारे आरआरबी का एग्जाम है उसमें भी चांसेस है कि ऐसे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तैयारी है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछिए, हम लोग बना के निकल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, पदार्थ का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, प्रभावित करने वाला कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक विद्यार्थीगण, प्रतिरोध जो निर्भर करता है तापमान पर, एक बात बताएं, एक बार बताएं। और अगर हम और दिखाना चाहेंगे, अब प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, इसका फार्मूला होता है आर रो एल बाई ए। रो जो हो गया विद्यार्थीगण वो प्रतिरोधकता हो गया, एक अणु का जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है एक अणु के द्वारा उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। और ये पूरे पदार्थ का जो रुकावट उत्पन्न करेगा तार में या चालक में वो प्रतिरोध कहलाता है। लंबाई हो गया तार का। और हम लोग अगर बात कर लेंगे, जैसे ये तार हुआ, ये तार हुआ विद्यार्थीगण, तो ये तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ, ये हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर ए, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं। और ये तार का लंबाई हो गया, ये एल हो गया, ये तार का लंबाई हो गया विद्यार्थी एल। और ये अणु से मिलके बने हुए जिसको हम लोग रो बोलते हैं, रो। और पूरे प्रतिरोध जो उत्पन्न कर रहा है पूरा तार उसको रो आर बोलते हैं, आर। ये सब समझिए। तो अब क्या है, अगर मोटाई हम बढ़ा देंगे, मोटाई को बढ़ा देते हैं तार का तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है। लंबाई अगर बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई घटा देते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है तार का, चालक का। तो किस पर निर्भर करेगा, ये तो तापमान पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध जो है तापमान पर निर्भर करेगा। तापमान होगा, पदार्थ की प्रकृति कैसा, किसका बना है, एल्युमिनियम का, तांबा का, जिंक का, किसका बना है चालक, उस पर निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। सुचालक की लंबाई पर, ये जो चालक है ना सुचालक, इसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये वाला जो सेक्शन है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये चारों पर निर्भर करेगा विद्यार्थीगण, चारों पर निर्भर करेगा। तो अभी जो आंसर बनेगा इसका ए बी सी डी ऑप्शन ए बनेगा। ये वाला आंसर निकल के आएगा, पूरा आंसर बनेगा सभी चारों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है विद्यार्थीगण। सड़कों में गलियों में प्रकाशमय बनाने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। सड़क में जाइएगा देखिएगा, स्ट्रीट लाइट होते हैं, हाँ, गली में, हर तरफ गली जो होते हैं उसमें इतने बड़े एलईडी अभी गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं। एलईडी 24 वाट के ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको, ओरिएंट सबका। तो एलईडी अगर एक खराब हो जाएगा तो क्या और एलईडी बंद हो जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़े होते हैं वो। इस घर में जो लाइट लगते हैं ना, सजावटी लाइटें जो होती है घर में, शादी ब्याह में, वो श्रेणी क्रम में संयोजित कर देता है इन लोग। अब अपना तरीका है, कोई पार्श्व क्रम में भी करता होगा, लेकिन मोस्टली श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। जो ऐसे ऐसे जो नहीं होता है एलईडी लाइटें, सब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। अगर एक खराब हुआ ना तो अगला बंद हो जाता है, अगला बंद हो जाएगा। तो वो पूछेगा तो सजावटी लाइटों के लिए श्रेणी क्रम घर में, और सड़कों और गलियों में जो पार्श्व क्रम में या घर में जो यूज होते हैं वो पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़े होते हैं विद्यार्थीगण। समानांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसी को बोलता है पार्श्व क्रम, इसी को बोलता है पार्श्व क्रम। याद रखिएगा क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, रेलवे जेई का क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई का 2014 का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ हो जाता है? एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ हो जाता है विद्यार्थीगण? कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है तो उसके पास अपना प्रॉपर्टी है विरोध करने का, प्रतिरोध करने का। अगर उस प्रतिरोध को जीरो कर देंगे तो वो अतिचालक हो जाएगा। अगर प्रतिरोध नहीं करेगा तो जितना करंट आएगा उतना पार, जितना करंट आएगा उतना पार।
तो प्रतिरोध अगर प्रतिरोध को शून्य कर दिया जाए तो उस कंडीशन में पदार्थ जो है वो अति चालक बन जाता है। यही बोल रहा है पदार्थ का मान ऋणात्मक होता है, नहीं ये ऐसा नहीं, प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होता है ऐसा नहीं, प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होगा तो भी अति चालक नहीं बनेगा, चालक बनेगा, सुचालक बनेगा। ये अति चालक बोल रहा है, अति चालक बनाना है, बहुत चालक हाई होना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान शून्य कर दीजिए विद्यार्थीगण, डी ऑप्शन होगा। एलपी को क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन का है 29/8/2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है विद्यार्थीगण। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे विद्यार्थीगण, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं विद्यार्थीगण, जो स्क्रीन पर लगा हुआ है देखिए, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? विद्यार्थीगण सबसे कम प्रतिरोधकता इनमें से किसके पास है? तो देखिए नाइक्रोम के पास प्रतिरोधकता है, लेकिन इसमें विद्युत चालन भी होता है, इसका मतलब प्रतिरोध भी कर रहा है चालन भी कर रहा है, तो इसके पास प्रतिरोध है। ग्लास के पास पूरा प्रतिरोध है, बहुत ज़्यादा, ये तो कुचालक है, ज़्यादा प्रतिरोध है। एबोनाइट ये भी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। हीरा के पास डायमंड, ये भी बहुत ज़्यादा कुचालक है, ये सब सारे कुचालक है। तो नाइक्रोम चालक भी करता है, मतलब प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन इस सब की अपेक्षा कम करेगा, तो निम्न प्रतिरोध करेगा नाइक्रोम। जो हीटर का वायर होता है ना, देखें नाइक्रोम टंगस्टन और क्रोमियम का बना होता है, वो प्रतिरोध की वजह से गर्म होता है, प्रतिरोध करता है तो ऊष्मा में उत्पन्न उच्च हो जाता है, लेकिन वो चालन भी कर रहा है तभी तो गर्म हो रहा है, वो विद्युत जा रहा है तब, तो नाइक्रोम आंसर बनेगा। एलपी टेक 20/8/2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर, ये भी एलपी का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। देखिए टेक्नीशियन का, एलपी टेक्नीशियन का 21/8/2018 है। इसमें क्या है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव होगा विद्यार्थीगण। अब ऊष्मीय प्रभाव जूल का तापन नियम, जूल साहब जो दिए थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसका बात करेंगे। अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि क्या था नियम, H = I²RT। विद्यार्थीगण ये जो था जूल साहब का था, जूल साहब तापन का नियम दिए थे। इसमें क्या बोले थे कि जो ऊष्मा H जो होगा, ऊष्मा जो उत्पन्न ऊष्मा होगा, जैसे हीटर का बात करिए, विद्युत धारा, आप विद्युत प्लग, हीटर का प्लग आप सॉकेट में दिए, प्लग में स्विच ऑन किए, विद्युत धारा आएगा, विद्युत धारा I आएगा, उसमें तार में प्रतिरोध होगा, कितना समय के लिए आप जलाएं, उसके बाद ये ऊष्मा में उत्पन्न होगा जो H से सूचित करते हैं, H से। तो इसमें बोला कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, ये प्रतिरोध को आधा कर दीजिए, ठीक है, तो H मान लीजिए समानुपाती जो होगा इसके होगा, मान लीजिए इसको I² रहने दीजिए, R को अब आधा कर दीजिए, R/2 कर दीजिए और T रहने दीजिए, तो फाइनली जो निकलेगा यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा और I² आ जाएगा। तो ये कितना हुआ विद्यार्थीगण, ऊष्मा कितना देगा, पहले की तुलना में आधा हो जाएगा, तो आधी हो जाएगा विद्यार्थीगण, बी हो जाएगा आधा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्यार्थीगण? एक कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर मतलब चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो प्रतिरोध का बात किया तो R = ρL/A, बहुत अच्छा चीज़ को हम डिटेल से बताएं अभी आपको हम। तो ये जो प्रतिरोध है R किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिएगा R जो है व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, क्षेत्रफल का मान घटा दीजिएगा, ये तार का जो क्षेत्रफल था ये वाला क्षेत्रफल का बात कर रहा है, यही ये है। अगर मोटा कर देंगे मतलब बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम करेगा, पतला कर देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, पतला कर देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आप तार लेने जाते हैं, बोलते हैं पतला तार दीजिए हमको, बिजली कम खपत होगा, वो नहीं विद्यार्थीगण, बिजली कम नहीं खपत होगा, पतला तार में ज़्यादा बिजली खपत होगा, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होंगे। और मोटा वायर जो होता है ना वो बढ़िया होता है, इसीलिए देखेंगे आप क्षेत्रफल बढ़ा के जो लिया जाता है वायर को वो अच्छा होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा, प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल ए वाला, जो ये सी ऑप्शन में दे के रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, विद्युत प्रतिरोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है विद्यार्थीगण? जो विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता होती है वो 10 से 12 ओम मीटर से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर होता है विद्यार्थीगण। ये विद्युत रोधी जितने भी प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ये क्वेश्चन डेटा वाला है, ELP का क्वेश्चन है, 13/8/2018 का क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन बनाते, R = R1R2/R1 + R2 सूत्र किसका द्योतक है? मतलब व्हाट डज द फार्मूला R = R1R2/R1 + R2 रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला? तो ये विद्यार्थीगण दो प्रकार का संयोजन होता है प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम का बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम का बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, एक प्रतिरोध R बराबर जो होता है R1 + R2
R2 ये हो जाता है श्रेणी क्रम का। R इक्विवेलेंट लीजिए। और एक होता है समानांतर क्रम। समांतर क्रम का जो होता है इसमें होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जब फाइनल कैलकुलेट करिएगा ना तो इसको निकल के आ जाएगा R बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2 ये निकल के आ जाएगा फाइनल विद्यार्थीगण हमारा। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो यही आएगा। तो ये जो करेगा समानांतर क्रम में करेगा, समांतर क्रम को करेगा, श्रेणी क्रम के लिए ये वाला करेगा, ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। किसी चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्यार्थीगण। चालक की प्रतिरोधकता देखिए विद्यार्थीगण, ये जेई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ें छुपी हुई है। अगर ये प्रतिरोधकता पूछ रहा है, अगर ये प्रतिरोधकता पूछ रहा है, आपका किताब में आंसर अलग अलग दे के रखा है, ठीक है। हम इसको प्रतिरोधकता बना रहे हैं। द रेसिस्टिविटी, इंग्लिश पकड़ लीजिए, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस का बात नहीं किया, रेसिस्टिविटी का बात किया है, प्रतिरोधकता का बात किया है। तो फार्मूला जानते हैं हम, R = रो L/A, ठीक है। तो ये रो का बात कर रहा है, R का बात करता, अगर R का बात करता तो व्युत्क्रमानुपाती का अगर बात कर रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती का बात अगर करता है तो R जो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। केवल प्रतिरोध बोलता तब, केवल प्रतिरोध बोलता तब ये वाला होता विद्यार्थीगण R, प्रतिरोध बोलते हैं इसको। और प्रतिरोधकता बोल रहा है, प्रतिरोधकता बोल रहा है विद्यार्थीगण, देखिएगा यहाँ पर प्रतिरोधकता का बात अगर कर रहा है रो का बात कर रहा है तो रो के साथ L गुना में है तो ये व्युत्क्रमानुपाती L के साथ होगा। रो जो हो जाएगा, रो जो हो जाएगा, यहाँ पर रो लिख दिए हैं, नहीं लिखना फिर, रो जब लिख दिए हैं तो ये L जो है गुना में है, ये आ जाएगा बटा में, और ये दोनों चला जाएगा इसके साथ R × A। तो ये प्रतिरोधकता जो है व्युत्क्रमानुपाती है लंबाई का, लंबाई का। यहाँ से जब फाइनल निकालेंगे आप, रो जब निकलेगा यहाँ से, रो जो निकलेगा व्युत्क्रमानुपाती L का 1/L निकलेगा विद्यार्थीगण। यहाँ से प्रतिरोधकता, यहाँ थोड़ा नहीं जगह हो रहा है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं हो रहा है विद्यार्थीगण। यहाँ देख लेते हैं, रो जो होगा, रो जो निकलेगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा यहाँ से L का। प्रतिरोधकता का बात करेंगे तब, तो जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का प्रतिरोधकता का वो बनेगा लंबाई। हमारे अनुसार किताब में दे के रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई किताब दे के रखता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध हो, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, प्रतिरोधकता। एग्जाम में क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है। अब पूछा क्या है, आप अपने अनुसार, कोई स्टूडेंट मारेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कोई मारेगा लंबाई। यही सब क्वेश्चन में विवाद होता है और जाकर के जो क्वेश्चन हट जाता है ना कभी कभी, यही सब क्वेश्चन पर होता है। लेकिन सही आंसर है इसका लंबाई हमारे अनुसार। आप अपने अनुसार क्या लगाते हैं वो देखिएगा, लेकिन प्रतिरोधकता हम लगाएंगे तो लंबाई लगाएंगे, चाहे किताब कुछ भी आंसर दे। हमारा आंसर जो होगा प्रतिरोधकता का वो लंबाई होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग याद रखे होंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो प्रतिरोध को बता रहा है, प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध है वो। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगा विद्यार्थीगण। यदि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध अगर बढ़ेगा कब, जब विद्युत धारा उसमें कम जाएगा। प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा का मान वैसे ही कम हो जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ा दीजिए, विद्युत धारा जाएगा ना, पूरा प्रतिरोध कर दीजिए तो विद्युत धारा जाएगा ही नहीं, तो विद्युत धारा कम हो जाएगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, उल्टा चलेगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तब। अगला क्वेश्चन बना रहे हैं। ऊष्मा के जूल के नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर करती है, इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। विद्यार्थीगण आप देखेंगे जो अभी हम बताएं जूल का नियम, जो जूल साहब थे वो जो नियम दिए थे, क्या दिए थे, H जो होता है = I²RT, फाइनल निकाल के दिए, फाइनल निकाल के दिए। ये पूरा फाइनल फार्मूला है जूल का। अब विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, ऊष्मा पर, ये प्रतिरोध पर निर्भर करेगा और समय पर निर्भर करेगा, तीनों पर निर्भर करेगा विद्यार्थीगण। तो सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा क्या केवल धारा पर निर्भर करेगा ऊष्मा। विद्युत हीटर जो घर में लगाए हैं क्या केवल धारा देने से हो जाएगा, प्रतिरोध करेगा तब ना, वो तार कितना समय के लिए दिए तब ना, तो वो सारा चीज़ होगा। तो धारा पर निर्भर करेगा जी, चालक पर निर्भर करेगा जी, चालक का प्रतिरोध पर, और इसमें धारा के प्रवाहित बिल्कुल करेगा। तो अभी ऑप्शन सबसे बेस्ट बन गया बी, सबसे बेस्ट ऑप्शन बी हो गया।
तो यही हो गया हमारा जूल का नियम। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता है। देखिए बात आ गया प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का अगर बात आएगा तो ओम मीटर, प्रतिरोधकता का बात आएगा तो ओम मीटर, और ये हो गया केवल प्रतिरोध का, ये केवल हो गया ओम जो हो गया केवल प्रतिरोध का हो गया, और कूलम जो हो गया आवेश का हो गया, कूलम हो गया आवेश का, और एम्पियर हो गया धारा का। तो अभी ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ये आरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर। जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर की रीडिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इस प्रकार का एलपी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी बता रहे हैं। तार की लंबाई दोगुनी कर दीजिएगा तो एमीटर की रीडिंग, विद्यार्थीगण लंबाई और विद्युत धारा रीडिंग जो देगा किसका? एमीटर की। एमीटर मतलब विद्युत धारा, एमीटर मतलब विद्युत धारा, एम्पियर, एम्पियर से नापते हैं इसको, एम्पियर उसका ऐसा ही मात्रक है। तो हम लोग R इक्वल टू जानते हैं रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए। यहाँ से निकलने का कोई चांस है? विद्युत धारा का मान निकालने का चांस है तो एमीटर की रीडिंग जी निकल जाएगा। यहाँ से कैसे निकलेगा देखेंगे, ये रो और ये को छोड़ दीजिए, हमारा R जो है समानुपाती है लंबाई पर, समानुपाती है लंबाई पर। अब क्या बोल रहा है? लंबाई को 2 गुनी कर दीजिए, तो लंबाई को मान लीजिए इसको 2 गुना कर देंगे 2L, तो R जो समानुपाती हो गया पहले से बढ़ गया, 2 गुना हो गया, तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध तो बढ़ेगा, तो प्रतिरोध तो बढ़ गया लंबाई बढ़ने से। प्रतिरोध का मान यदि बढ़ गया तो विद्युत धारा कम हो जाएगा, तो एम्पियर में जो रीडिंग आएगा वो क्या होगा? कम आएगा। इतना समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, तार की लंबाई बढ़ा दीजिएगा, तार की लंबाई कुछ कितनों कर दीजिए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्यों? R इक्वल टू रो एल बाई ए, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, इतना समझिए आप, इतना समझिए। तो प्रतिरोध जब बढ़ गया तो विद्युत धारा का मान कम देगा, रीडिंग कम होगा, तो रीडिंग क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रतिरोध जो हो गया दुगुना हो गया। प्रतिरोध जब दुगुना हो गया तो अब क्या निकाल लीजिए? आई निकाल लीजिए। ओम के नियम से क्या होता है? आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो यहाँ से निकाल लीजिए, आई बराबर यहाँ से जो होगा आई बराबर हो जाएगा, भी अपना जगह पर रख दीजिए, आर का मान जो है कितना हो गया? 2L, 2 मतलब दुगुना हो जा रहा है, तो दुगुना हो जा रहा है विद्यार्थीगण, तो पहले से तो दुगुना हो गया आर का मान, पहले था कम अब हो गया दुगुना, तो आर जब दुगुना हो गया तो विद्युत धारा तो उल्टा चलेगा, ये आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा भी अपॉन आर, तो 1/2 हो जाएगा मतलब आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसलिए इसको निकालने की आवश्यकता पड़ा। और कहाँ का क्वेश्चन है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बताइए, ग्रुप डी के क्वेश्चन में इतना कंसेप्ट को उठा के रख दिया है। तो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बढ़िया लेवल का तैयारी है, और नहीं आया तो बनाने का कोशिश करिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? विद्यार्थी अभी क्वेश्चन तो बताएं कि तार की रीडिंग को, तार की लंबाई दोगुनी कर देंगे, तार की लंबाई दोगुनी कर देंगे तो रीडिंग जो होगा, रीडिंग जो अभी हम निकाल के दिए आपको आधा हो जाएगा। रीडिंग किसका रीडिंग? एमीटर का। एमीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा? पिछला क्वेश्चन जो 51 नंबर है देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल बना दिए हैं, वो हो जाएगा आधी, या आधी हो जाती है, ये आधी हो जाती है विद्यार्थी। ये कि एलपी का क्वेश्चन है, वो ग्रुप डी में क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन को एलपी में उठा के रख दिया। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट था, तो इसका पूरा डिटेल अभी पिछले क्वेश्चन में कर दिए हैं, कैसे हुआ बना सकते हैं आप। फिलहाल अगला क्वेश्चन बना देते हैं विद्यार्थीगण। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। क्रमवार कहने का मतलब विद्यार्थीगण श्रेणी क्रम, क्रमवार मतलब सीरीज, सीरीज में जोड़ दीजिए, सीरीज में मतलब श्रेणी में, क्रमवार मतलब कर्म अनुसार, कर्म अनुसार, कर्म अनुसार जोड़ा जाता है तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। जेई का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में? है कुछ? कर्मवार मतलब कर्म के अनुसार जोड़ दीजिए, तो ये जेई में पूछ रहा है। तो देखिए जेई का क्वेश्चन कितना आसान टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति या शक्ति को सूचित करते हैं P से, और P इक्वल टू होता है V इंटू आई, बेसिक फार्मूला V इंटू आई। एक P बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ P बराबर होता है V आई होता है विद्यार्थीगण। तो V आई कहीं है? P बराबर V आई है, यहाँ पर है, P बराबर V आई है, यहाँ पर वोल्टेज विभवांतर विद्युत धारा यहाँ पर है। और यहाँ से निकाल सकते हैं P बराबर V का मान होता है IR, ओम के नियम से IR, और ये I अपना जगह पर, तो P इक्वल टू हो जाएगा I² R, I² R हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला बन के निकला। एक और निकलेगा,
एक और निकलेगा विद्यार्थीगण, क्या निकलेगा, P इक्वल टू, ये V को रहने दीजिए अपना जगह पर, I को लिख दीजिए ओम के नियम से V अपॉन R। तो यहाँ निकलेगा P इक्वल टू V गुने B V स्क्वायर अपॉन R। तो ये निकल के आ गया 3 फार्मूला। एक फार्मूला यहाँ पर निकला, 1 2 और ये 3। तो अभी हमको दिया है डी ऑप्शन में VI। जो पूछेगा वो आंसर लगा देंगे। एक अस्थायी धारा I, धारा का मान I दे दिया, प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, कोई भी उपकरण है, हीटर है, कुछ भी इंडक्शन है, कुछ भी है। समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा बोला विद्यार्थीगण, H से सूचित करते हैं ऊष्मा को, I स्क्वायर RT। सारा चीज़ तो है, प्रति इकाई समय या जो भी देगा समय में समय दे दिया, I स्क्वायर RT तो लिख दिया। डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है बी ऑप्शन में। और अभी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक अश्वशक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर विद्यार्थीगण 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। 746 वाट कहाँ है? यहाँ पर किलो वाट भी दिया। देखिए कितना खतरनाक ऑप्शन है जो सेट करके रखता है। एक अश्वशक्ति 1 HP होता है विद्यार्थीगण, 1 HP 746 वाट। अगला क्वेश्चन बना रहे हैं हम, क्या है? 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड 10 ओम दे के रखा है विद्यार्थीगण। 10 ओम जब दे के रखा है ओम आर का मान, ये होगी आर का मान, तो प्रति सेकंड दे दिया मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई का मान पूछ रहा है, उस जिसमें 360 जूल ऊर्जा, एच का मान दे दिया। तो लगाइए जूल का नियम, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच का मान 360 जूल दे रखा है, सब ऐसा ही मात्रक में है। आई का मान निकालना है, शायद हाँ धारा निकालना है, आई स्क्वायर रहने दीजिए। आर का मान 10 ओम दिया है, टी मतलब 1 सेकंड दिया है, 1 0 काट दीजिए। आई स्क्वायर 1 हो गया ये पूरा, आई स्क्वायर जो निकलेगा वो 36 को हम 36 रहने दीजिए, तो आई स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। 36 को हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर काट देंगे, तो आई बराबर जो होगा 6 एम्पियर होगा विद्यार्थीगण। 6 एम्पियर कहाँ है ऑप्शन? 6 एम्पियर, 90 36 नहीं, 6 एम्पियर डी ऑप्शन। और अभी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर ये बना हुआ है, एक घर में क्रमशः 30 वाट 60 वाट 75 वाट। विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है, देखिए कैसे बनेगा। सो क्या लिखा है? 30 वाट का है, 60 वाट का है, 75 वाट का, 3 वो ABC रीडिंग। ये जो दे रखा है 30 वाट, बी जो दे रखा है वो 60 वाट, सी जो दे रखा है 75 वाट। तो जिसका जितना वाट है ना वो उतना बढ़िया शक्ति उसके पास। एक विद्युत स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जोड़ दिया है, समानांतर क्रम में जोड़ दिया। इस स्थिति के निम्न में से कौन सा सत्य है? बल्ब ए की चमक अधिक होगी, बल्ब सभी बल्बों की चमक समान रहेगी, सी की चमक अधिक होगी, बी की चमक न्यूनतम होगी। विद्यार्थीगण जिसका वाट अधिक होता है ना, अब घर में LED बल्ब लाते हैं 9 वाट 16 वाट 15 वाट 24 वाट, जिसका वाट ज़्यादा होगा और घर में समानांतर क्रम में कनेक्शन होता है वो ज़्यादा तेज से जलेगा, ज़्यादा तेजी जलेगा। देखिएगा जला के घर में आप, या वाट देख लीजिएगा, जितना वाट ज़्यादा होगा वो अधिक चमक के साथ जलेगा, ज़्यादा रोशनी देगा। तो सी वाला ज़्यादा चमक के साथ जलेगा, बल्ब सी जो होगा ज़्यादा अधिकतम चमक के साथ जलेगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P VI और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? विद्यार्थीगण शक्ति बराबर अभी तो बताएं P इक्वल टू VI, और P इक्वल टू V को रहने दीजिए, I को लिख दीजिए V अपॉन R ओम के नियम से। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू IR, यहाँ से आप I निकाल सकते हैं तो V अपॉन R हो जाएगा। तो ये V स्क्वायर बटा R हो गया, एक फार्मूला निकल गया। क्या ऐसा दिया ऑप्शन में हमारे पास? P इक्वल टू भी है नहीं, ये दिया है, बी ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थीगण, तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन और दे के रखा है, ये ऑप्शन कौन संबंध सहित है? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्या वैसा होगा क्या? देख लेते हैं एक और निकाल के। P इक्वल टू भी के जगह में आई आर रखिए और ये रख दीजिए, ये रख दीजिए कहाँ है? आई। तो P इक्वल टू यहाँ पर आई स्क्वायर आर भी होगा विद्यार्थीगण, आई स्क्वायर आर भी होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो है ही सही, ये वाला भी सही है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ भी है, तो सी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ सही आ रहा है, तो A B और C दोनों सही है।
तो अब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, हो सके टाइपिंग मिस्टेक किया होगा या तो जो बुक में होगा वहाँ पर भी मिस्टेक हो सकता है। एग्ज़ाम में दोनों नहीं देता है, लगभग अलग अलग ही देता है, तो हो सकता है या भी बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि P = V² आ रहा है और P = I² भी आ रहा है, तो दोनों सही आ रहे हैं अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोध में करंट I बनाए रखता है, यदि प्रतिरोध में विभवांतर V है तो समय t के व्यय में विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा मतलब विद्यार्थीगण विद्युत ऊर्जा मतलब H, यहाँ ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप होता है, यही ऊष्मा है, यही ऊष्मा है, यही तो ऊर्जा है, यही विद्युत ऊष्मा, यही ऊर्जा है। I² है कहीं पर I² नहीं है, तो हम इसको अब लगा सकते हैं दूसरा तरीका से, H लगा सकते हैं विद्यार्थीगण। I² को आप छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं, I² को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मान लीजिए R को लिख सकते हैं V × I, V/I, R बराबर, और ये T रहने दीजिए, और ये कहाँ से आया, V = IR से आया, V = IR से आया, तो I से I ये को कट जाएगा, तो ये बनेगा V और I रख दीजिए और T बनेगा, तो ये H निकल गया, यही ऊर्जा है। P = VIT, डी ऑप्शन निकल गया। LP का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, देखिए RRB LP 2018 का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं LP में भी, ठीक है, तो हम लोग बना के निकल जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, स्क्रीन पर देखिए लगा हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा, 320 यूनिट विद्यार्थीगण, 320 यूनिट का एक परिवार में क्या किया, ऊर्जा जो है 320 इकाई मतलब यूनिट होता है, यूनिट ऊर्जा खपत किया, ठीक है, उपभोग किया। यह ऊर्जा जूल में कितनी है, तो 1 जूल में कितना होता है विद्यार्थीगण, 1 जूल में होता है, आप पढ़े होंगे कि एक kWh, 1 kWh बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर बोलिए इसको, यही यूनिट कहलाता है हमारा, यही यूनिट कहलाता है 1 यूनिट। तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, यही होता है हमारा 1 यूनिट का मान। तो गुना कर दीजिए इसको, तो टोटल निकल जाएगा 320 × 3.6 × 10⁻6, और इसको गुना कर दीजिएगा, जो भी आंसर आ रहा है देखिए यहाँ से हटा दीजिए, ये 10 यहाँ से हटा दीजिए, 32 और 36 को गुना करिए, 1152 × 10⁻6 जूल, 1152 × 10⁻6 जूल टोटल खपत करेगा विद्यार्थीगण, ये इतना जूल में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं विद्यार्थीगण, विद्युत कार्य की दर मतलब कि कार्य की दर, विद्युत व्यय की दर, यही तो कहलाता है शक्ति, यही तो कहलाता है P, यही तो कहलाता है शक्ति विद्यार्थीगण। कार्य दर मतलब समय, दर मतलब समय, यही तो है विद्यार्थीगण शक्ति, तो ये कहलाएगा शक्ति। कहाँ है शक्ति, कार्य का सही मात्रक जूल, धारा का सही मात्रक एम्पियर, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट। जेई का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, देखिए जेई में क्वेश्चन जब इतने आसान पूछ सकते हैं, क्या जेई का क्वेश्चन दे रहा, इससे बढ़िया तो ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम है वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास छोटे बड़े क्वेश्चन सभी होते हैं, तो एक आसान दे रहा था अगला फंसा देगा, फिर मतलब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे देगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्यार्थीगण। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक जैसे बैटरी क्या होता है, बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो विद्युत सेल है कहीं, विद्युत सेल है। LP का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन भी बोलिए। विद्युत हीटर क्या करेगा, विद्युत हीटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगा, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देगा विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। और पंखा क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा विद्यार्थीगण, याद रखिएगा। और हेयर ड्रायर क्या करेगा, जो हम लोग हेयर ड्राई बाल सुखाते हैं, बाल जो हम लोग देखते हैं सैलून में या हीरोइन लोग मार ऐसे दे ले एकदम फर ऐसे कर रहा है ना, हर सूख जाता है, वो क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहले 2 काम हुआ उसके पास, दो काम हो रहे हैं उसके पास। प्लग दिया ड्रायर का, हेयर ड्रायर का, जैसे प्लग देगा सॉकेट में डालेगा, स्विच ऑन करेगा, ये उसके अंदर एक मोटर चलता है, मोटर चला और उसके अंदर हीटर भी लगे होते हैं जो हवा को गर्म किया, 2 काम किया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर घुमाया और गर्म किया, ऊष्मीय ऊर्जा, तो 2 काम उसके पास हुआ है। तो यहाँ पर जो काम होगा
हेयर ड्रायर का विद्युत ऊर्जा का अगर बात कर देगा तो विद्युत ऊर्जा में दो काम होगा। क्या होगा? एक तो यांत्रिक ऊर्जा में बदला, एक तो यांत्रिक ऊर्जा में बदला और ऊष्मीय ऊर्जा भी प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा देता है, गर्म रहता है हवा। विद्यार्थीगण हवा उसका गर्म होता है, देखिएगा। नहीं तो खरीदिएगा, कभी मिलेगा जब बाल रहेगा तब। तो नौकरी करने वाला स्टूडेंट का लगभग तो बाल चला जाता है, जैसे मेरा आधा चला गया, आधा बचा हुआ है। नौकरी हो गया तो थोड़ा टेंशन कम हुआ, तो नौकरी होने के बाद इतना बचा हुआ है, तो बढ़िया से हो गया सब कुछ। शादी भी अब चला भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा प्रेशर होता है कि हाँ नौकरी लेना है, ये करना है, समय लगता है। तो हेयर ड्रायर का काम ये हुआ, देखिए। और विद्युत सेल का जो बैटरी, जो सेल मतलब बैटरी मानिए अब, उसमें संचित सल्फ्यूरिक अम्ल है, प्लेट लगे हुए हैं और बहुत सारा लीड सब लगा हुआ उसमें। तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रख लेता है, ठीक है। उसको फिर विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफ़र करता है, फिर हम लोग को घर में देता है। तो यहाँ तक हमारा सेशन रहा विद्यार्थीगण। ये विद्युत धारा का बहुत ही शानदार है। इसका जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे के व्यू से, जेई का, एलपी का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन, अब एनटीपीसी का इसमें करवा दिए कवर, थ्योरी हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं विद्यार्थीगण। इसको जरूर देखें, न्यूमेरिकल देखें, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन हमेशा विद्युत धारा से पूछा हुआ है और पूछेगा। तब तक के लिए हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, फिर हम मिलेंगे एक नए एनर्जी, नए सेशन के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं विद्यार्थीगण, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।